सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन बिहार 67th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को देखते हुए यह टेस्ट आपको कराई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है? भू आबद्ध देश यानी लैंड लॉक्ड कंट्री, चारों ओर जो ज़मीन से घिरा हुआ है, उसमें लाओस है या फिर मलेशिया है, ब्रुनेई है या फिर थाईलैंड है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश आपका यहाँ पर लाओस है। लाओस को मैप पर देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका लाओस, यहाँ पे लाओस है। लाओस के बगल में वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया साउथ चाइना सी की तरफ से है। इधर बे ऑफ बंगाल है। वियतनाम भी साउथ चाइना सी पर पड़ता है। लेकिन लाओस जो है, लाओस किसी भी समुद्र तट से घिरा हुआ नहीं है। ये भू आबद्ध देश है, चारों ओर लैंड लॉक्ड है। ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं शब्द पर ध्यान दीजिए। इसमें यह परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगी, हाँ ये सही है। परियोजना की कुल अवधि 20 वर्ष की होगी, नहीं ये 10 वर्ष की होगी, ये ध्यान रखिए। इस परियोजना, इसका उद्देश्य केवल नदी डॉल्फिन को बचाना है। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है, केवल जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लागू नहीं किया गया है। इसलिए डी हो जाएगा और बी हो जाएगा, एक से अधिक। तो आंसर क्या हो गया? ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसकी लंबाई क्या है? अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसकी लंबाई क्या है? तो ये 9.02 किलोमीटर है। ये आंसर याद रखिए, 9.02 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा झील है? बैकाल झील है। चलिए थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बैकाल झील है, कहाँ अवस्थित है? साइबेरिया, रूस में अवस्थित है। गहराई कितना है? 1642 मीटर गहराई है। और यहाँ देखिए, टांग्यानिका तंजानिया में है, जाम्बिया में है, तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। कितना? 1470 किलोमीटर गहराई है। कैस्पियन सागर ईरान में तथा रूस की अवस्थिति पर पड़ता है, 1025 किलोमीटर गहराई है। वोस्तोक देखिए, अंटार्कटिका में पड़ता है, 900 गहराई इसका है। सैन मार्टिन या ओ हिगिंस चिली तथा अर्जेंटीना की अवस्थिति पर है, 836 मीटर की गहराई है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इसके सराउंडिंग से बनाया जा सकता है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है। तो सबसे पहले ये बात समझिए, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव में कौन कौन सा देश भागीदार है? कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, कोरल त्रिभुज पहल या कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, 6 देश, इसमें 6 देश शामिल हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप, पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लिस्ते की एक बहुपक्षीय भागीदारी है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तिमोर लिस्ते, लेकिन थाईलैंड नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? थाईलैंड। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की काबर ताल आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? यानी कि काबर ताल जो रामसर स्थल है, काबर ताल आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है।
केरल, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या झारखंड? कांवर ताल जो है यहाँ पर बिहार के कांवर झील के बारे में बात की जा रही है। बिहार के कांवर झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है, अब इस पर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? रूस का। दूसरा कनाडा का, अमेरिका का, चीन का, ब्राज़ील का, ऑस्ट्रेलिया का, भारत का, फिर अर्जेंटीना का, इस प्रकार से है। तो रूस है, रूस के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद अमेरिका है। तो ऑप्शन में क्या था? अमेरिका, इसलिए अमेरिका हो जाता। लेकिन इसके पहले यदि कनाडा होता तो कनाडा होता, उसके पहले यदि रूस होता तो रूस होता। भारत का स्थान 7वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। ये थोड़ा ध्यान रखिए, भारत के पहले कौन है? ऑस्ट्रेलिया, और भारत के बाद कौन है? अर्जेंटीना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस देश में हाल ही में पर्यावरण आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है? मॉरिशस में पर्यावरण आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? सबसे छोटा विश्व का महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। थोड़ा और इस पर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत के बाद अटलांटिक, फिर हिंद, फिर दक्षिणी जो चीन सागर है, फिर आर्कटिक। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका? प्रशांत का। सबसे छोटा किसका? आर्कटिक का। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और फिर दक्षिणी चीन, फिर उसके बाद ये आर्कटिक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है, थोड़ा ध्यान रखिए। 12 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है, ये कहाँ है? नैरोबी में। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नैरोबी में। 13 नंबर देखिए, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की, ये ध्यान रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्जी है। यांगत्जी है एशिया की सबसे बड़ी नदी। मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? नाम याद रखिए, मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन, ये पूरा नाम है। कहाँ का ये प्रधानमंत्री बना है? तो ये है मलेशिया का प्रधानमंत्री। 15 नंबर देखिए, अपघटक प्रकृति के क्योंकि वे पौधे और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिसाइकलर। अपघटक प्रकृति के रिसाइकलर हैं। अपघटक जो हैं, अपघटक समझते हैं जो वैसे समझिए जो डेड बॉडी को अपघटित कर देते हैं, तो अपघटक प्रकृति के रिसाइकलर हैं। यहाँ पे क्या आएगा? रिसाइकलर है, क्योंकि वे पौधे और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो ये पुनः चक्र या फिर रिसाइकलर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किसने किया था? A.G. टांसले ने किया था। याद रखिए, A.G. टांसले ने किया था। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? A.G. टांसले ने। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के साथ सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ये
ये बद्दू अरब में है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल क्षेत्र के साथ सम्मिलित नहीं है। इसमें बद्दू जो है अरब में है, ये सम्मिलित है। पिग्मी कांगो में ये भी सम्मिलित है, सही है। मसाई केनिया में ये भी सही है। एनू जो है एनू ये जापान में है। कहाँ है? जापान में। इस पर थोड़ा एक लिस्ट है, उसको आप देख लीजिए। जनजातियाँ क्षेत्र देश बद्दू अरब में, एनू जापान में, पिग्मी कांगो में, मसाई केन्या में, बिंडिबू या एबोर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया में, एलियूट अलास्का में, बुशमैन कालाहारी में, चुकची पूर्वोत्तर एशिया रूस में, एस्किमो ग्रीनलैंड उत्तरी कनाडा अलास्का और साइबेरिया में, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में, गोबी मंगोल गोबी में, गुइकास अमेजन वन क्षेत्र में, हौसा उत्तरी नाइजीरिया में, हाटेनटाट गर्म उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, इबाना दक्षिण पूर्व एशिया के इक्वेटोरियल वर्षा वन में, इंडिया जनजाति अमेजन बेसिन, कैलमक मध्य एशिया में, कजाकिस्तान में, खिरगिज एशियाई स्टेपिस में, कोरियाक उत्तरी साइबेरिया और यूरेशियाई में, लैप्स उत्तरी फिनलैंड स्कैंडिनेवियन देशों में, माओरी न्यूजीलैंड में, मसाई पूर्वी और मध्य अफ्रीका में, मियोस म्यांमार में, ओरंग असली मलेशिया में, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में, सेमांग पूर्वी सुमात्रा में, टपीरो पापुआ न्यू गिनी में, तुर्गेस सहारा में, एक्यूतुस साइबेरिया में, जुलू दक्षिण अफ्रीका में। तो ये लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और 2 से 3 बार इसको देखते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला। कीस्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये ऐसे जीव हैं जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करते हैं। दूसरा जो है, जानवरों और पौधों से लेकर बैक्टीरिया और कवक तक कोई भी जीव कीस्टोन प्रजाति हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। कीस्टोन प्रजाति में कार्यात्मक अतिरेक कम होते हैं। कीस्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र नाटकीय रूप से अलग होगा या पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ई, इसमें सब सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है। लुप्त प्राय नहीं है, गंभीर रूप से। जंगली उल्लू, साइबेरियन क्रेन, भारतीय गिद्ध, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसमें से कोई भी गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है, हाईली इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है इसमें। चलिए 20 नंबर देखिए, पारिस्थितिकी पदचिह्न को परिभाषित किया जाता है। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में, यही आंसर सही होगा। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग, ह्यूमंस का डिमांड कितना है, उसके माप के रूप में पृथ्वी की पारिस्थितिकी पदचिह्न को परिभाषित किया जाता है। 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की उपश्रेणी नहीं है। हिमालय की उपश्रेणी कौन नहीं है। तो हिमाद्री है, शिवालिक है, हिमाचल है, लेकिन सह्याद्री नहीं है। ये ऐश्वर्य की बात की जा रही है, सह्याद्री की। 22 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रवस्थाएं हैं। तो इसका आंसर अस्थापन, स्पर्धा, वनस्पति रहित स्थिरीकरण। चलिए एक एक टर्म को समझते हैं। वनस्पति रहित, न्यूडेशन, सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित नग्न क्षेत्र का निर्माण, मतलब बिना वनस्पति का क्षेत्र को वनस्पति रहित क्षेत्र कहते हैं। प्रवासन क्या होता है, यह प्रजनकों के आगमन को संदर्भित करता है। प्रवासन प्रजनकों के आगमन को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना। अस्थापन क्या है, इसमें वनस्पति की स्थापना और प्रारंभिक विकास शामिल है। इसमें वनस्पति स्थापित हो जाती है और उसकी विकास प्रारंभिक रूप में होने लगती है। एकत्रीकरण, स्थापन के बाद एक प्रजाति के व्यक्ति अपने संख्या को एकत्र करते हैं और एक दूसरे के करीब रहते हैं।
एकत्रीकरण यानी समुदाय बनाने, समूह बनाने शुरू हो जाता है उनका। स्पर्धा, जैसे जैसे वनस्पति अच्छी तरह से स्थापित, बढ़ती और फैलती जाती है, विभिन्न प्रजातियां खुले आकाश, प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है। फिर प्रतिक्रिया, इस चरण के दौरान ऑटोजेनिक परिवर्तन जैसे कि ह्यूमस का निर्माण निवास स्थान को प्रभावित करता है और एक संयंत्र समुदाय दूसरे को प्रतिस्थापित करता है, तो ये रिएक्शन हुआ। स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन, प्रजातियों की जनसंख्या का अंतिम समस्थिति की दशा प्राप्त करना, प्रजातियों की जनसंख्या का अंतिम स्थिति की दशा प्राप्त करना, तो ये क्या है? स्थिरीकरण है। तो क्वेश्चन आपका क्या था? पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रवस्थाएं हैं, तो स्थापन भी, स्पर्धा भी, वनस्पति रहित भी, स्थिरीकरण भी है, तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। फिर 23 नंबर देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बेतला, तो ये झारखंड में है। चौबीस देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्तरदायी है, CH4 मीथेन भी, O3 भी, ये आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैस है, ये आपका उत्तरदायी नहीं है, तो AR आर्गन हो गया। 25 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है? तो ताप्ती जो है सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, ब्यास जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है, नर्मदा जो है मैकाल श्रेणी से निकलती है, सिंधु का यहाँ पे गलत मिल दिया है इसलिए ये गलत हुआ। तो आंसर क्या हो गया? सी। यहाँ समझ लीजिए, सिंधु जो है एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, सबसे लंबी नदी एशिया का। यह मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के पठार से निकलती है और भारत के लद्दाख क्षेत्र से होते हुए गिलगित बाल्टिस्तान की ओर जाती है और फिर समूचे पाकिस्तान की लंबाई के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में बहते हुए सिंध में बंदरगाह शहर कराची से अरब सागर में मिलती है। ठीक है, समझ गए? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो मुख्य रूप से, यहाँ पे ध्यान रखिए, मुख्य रूप से उत्तरदायी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, सी हो गया आंसर। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन नहीं है इसमें? यहाँ पर समझिए, गोंडवाना लैंड अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पे देखिए श्रीलंका और मेडागास्कर, तो ये सारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ऑप्शन में आपका क्या था वो देख लीजिए एक बार। गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो अंटार्कटिका भी है, दक्षिण अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, मेडागास्कर भी है, तो ये आपको ऑप्शन ई हो जाएगा फिर सभी। 28 नंबर देखिए, एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। तो इसका आंसर रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जैव आवर्धन या फिर जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, तो ये हो गया जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो यहाँ पर क्या फिल होगा? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है? पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है, तो एक है पालनी पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन क्या है? सेवराय पहाड़ी या फिर नीलगिरी की पहाड़ी, तो ये आंसर इसका होगा नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियों के पास। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है?
सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है पर्वत का, रेगिस्तान का, वन का या फिर महासागर का? तो ये महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र ज़्यादा बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टोटल 150 क्वेश्चन का सेट होता है और एक वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस प्रकार से टोटल 5 वीडियो आएंगे, एक सेट का 5 वीडियो आएंगे। इसलिए दूसरे वीडियो में भी आप बने रहिए। तब तक इस वीडियो को आप देखिए, समझिए। ओके बाय, थैंक यू। PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।